हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम एंड टीजीटी पीजीटी लवर्स, जो कि अभी आप सभी की बहुत अच्छे से एक ज़ोरदार तरीके से तैयारी चल रही है। और मई में होने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड, यानी कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो जून में है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को ही कवर करा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि हमारे लेवल को मजबूत बनाते हैं। यानी कि आसान क्वेश्चन तो हमें बुक्स में मिल जाते हैं, कई बार वो क्वेश्चन समझने बहुत मुश्किल हो जाते हैं जो बहुत टफ लेवल पे आते हैं, और कई बार हम उनमें फंस जाते हैं और उनमें ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है हम सभी के लिए कि हम उन सभी क्वेश्चंस में ना फंसें और हमारा सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाए। तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। और ये एक 40 डेज़ की सीरीज़ है जो कि हर डे, हो सकता है बीच में एक दो दिन ना मिले, लेकिन बीच बीच में, यानी कि आपको 40 डेज़ की सीरीज़, हर एक क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस मिलेगा जो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत बार वो समझ नहीं आता और वो आप उसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। आई होप आप इसको देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करते हुए चलेंगे। चलिए फिर, पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल्स रिमार्केबल फॉर, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी का जो स्टाइल है, जो रिमार्केबल करते हैं, हम इनमें से इन चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। और इन चारों को अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अभी देखो आंसर तो आ ही गया है, ऑल ऑफ दीज, ये सारे आते हैं। लेकिन हमने आज तक पढ़ा है कि जो आपके जॉन गाल्सवर्दी हैं वो प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे। अब इसके साथ साथ हमें वो कई बार वो चीज़ें माइंड में नहीं रहती है, तो इन सभी को आप देखते हुए चलेंगे अच्छे से। ये मैंने दिए हुए जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, तो अच्छे से इसको एक बार आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं और आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि विलियम वर्ड्स, यानी सॉरी मिल्टन रॉड और लेटिन पेस्टोरल फॉर to express the sorrow, his sorrow on the death of his Charles Dirty. It has some similarity टू लिसिडेस आइडेंटिफाई, यानी कि आपको ये बताना है कि जो जॉन मिल्टन है, इन्होंने लेटिन एक पेस्टोरल लिखी हुई है जो कि सोरो, एक दुख पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे इस लिसिडेस की तरह ही है। तो वो क्या है, यानी कि किस बेस पे उन्होंने करके लिखी है, क्या वो लिसिडेस, यानी कि वो किस किस उस पर लिखी गई है, लिसिडेस है वो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, या फिर एक एफिटाइप्सम ड्यूटी है, ड्यूजियम है जो कि, या फिर कॉमस है। तो यहाँ पे अगर हम बात मारें कि बात सुने, यहाँ पे ध्यान दें इस चीज़ को कि जो एक जो कि आपका एफिटाफ फ्यूज़ होता है, ये एक क्या होता है, एक तरह का स्मारक होता है जो कि किसी की समाधि पर लिखा जाता है, उसकी प्रशंसा के लिए लिखा जाता है। तो उसको यहाँ पे एपिटाफ डेमोन्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दी थ्री ट्रिलॉजी, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि तीन ट्रिलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक ऐसा वर्क है जो कि ट्रिलॉजी में शामिल नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। द एंड ऑफ द चैप्टर, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोरसाइट सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी। तो इनमें से, इन चारों में से आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा आपका यहाँ पे ट्रिलॉजी में नहीं शामिल होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट होता है द फोरसाइट सागा, जो कि एक ट्रिलॉजी है। और एक इस ट्रिलॉजी में अगर हम देखें तो बात करें यहाँ पे कि जिसमें कि दो इंटरलूड होती हैं और तीन इसमें नॉवल शामिल होते हैं। तो आपका यहाँ पे ये जो होता है आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपका ट्रिलॉजी नहीं है। द एंड ऑफ चैप्टर ये भी है, एंड फोरसाइट सागा है, एंड मॉडर्न कॉमेडी, जो कि फर्स्ट नंबर पे द फोरसाइट सागा आता है, सेकंड नंबर पे द मैन ऑफ जो सॉरी आपका द एंड ऑफ द चैप्टर आता है, एंड सेकंड नंबर पे आपका आता है मॉडर्न कॉमेडी, यानी कि थर्ड नंबर पे। तो तीन इन्होंने ट्रिलॉजी लिखी है, तो तीनों उस बेस पे आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जो आपका यहाँ पे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपका, ये एक नोवेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है कि लाइन कहाँ से ली गई है, ये आपको बताना है यहाँ पे, जो कि आपका क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, उसी की ये लाइन है यहाँ पे। तो क्या ये ट्रिंटन एबी से ली गई है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है, या फिर ये डैफोडिल से ली गई है, या फिर इमोर्टलिटी ओड से ली गई है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है।
क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, बताइए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम कई बार उलझ जाते हैं। तो ये क्या है कि लिटिल नेचर से रिलेटेड ली गई है। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की ये लाइन आपको देखने को मिल जाती है, वहाँ से ये लाइन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। टिंटन एबी वाले लाइन्स, द वर्ल्ड ऑफ टू मच वाइल्ड लाइफ और इमोर्टलिटी, ये लगभग आपको सेम सी ही मिलती है देखने को। इमोर्टलिटी और टिंटन एबी वाले में हम ज़्यादा उलझते हैं, तो बहुत अच्छे से आप उसको एक एक करके पढ़ते हुए चले, अच्छे से तैयार करते हुए चले। दोनों में आप यहाँ पे डिफरेंट भी देखते हुए चले कि क्या डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे विच पीरियड इन वर्ड्सवर्थ करियर वाज मार्क्ड विद ग्लोम, यानी कि आपको यहाँ पे वो बताना है कि जो कौन सा पीरियड ऐसा रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उनके करियर का, जो एक उदासी भरा रहा है। ठीक है, ग्लोम से भरा हुआ एक उदासी का रहा है, जिसे पश्चाताप का टाइम भी हम कह सकते हैं कि उनके लाइफ में एक ऐसा समय रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा उदास रहे हैं या निराश रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 70, यहाँ पे क्या है 1785 से 1905 है, 1790 से 1795 है, या 1792 से लेकर 1797 है, या फिर 1798 से लेकर 1805 है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1908 से और 1805, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि उनके बैलाड्स, जो आपका लिरिकल बैलाड्स था वो पब्लिश हो चुका था। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें 1792 से लेकर 1797 तक, ये एक ग्लूम यानी कि हम बात करें उदासी का समय या एक निराशा का समय इनका रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम समझते हुए चले। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड अस प्रीवियस, ठीक है, प्रीसिस बेन पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो इन्होंने प्रीसिस बेन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे है कि जब कोई अगर हम बात करें कि जो किसी चीज़ को मतलब पैसे या लालच के उसमें एक अपने जीवन को मतलब इस तरीके से कर लेता है, तो यहाँ पे एक ये आपको डिस्क्राइब किया गया है कि किस बेस पे यहाँ पे ये बात आपको डिस्क्राइब आपको होल्ड या द गोल्ड एज को यहाँ पे बताया गया है प्रीसिस बेन। तो क्या एक डैक्टाइल है ये, ठीक है, डैक्टाइल है यहाँ पे, या इन जेम बेंट्स आपको देखने को मिलता है, या फिर एक एन ऑक्सीमोरन का एक आपको उदाहरण देखने को मिलता है। तो किसका मिल जाएगा? एन ऑक्सीमोरन का एक उदाहरण आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझते हुए चले, क्या हो जाएगा? एन ऑक्सीमोरन, ठीक है, यानी कि विरोधाभास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन को करते हुए चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पैशन दैट बर्ल्ड ऑफ आवर ह्यूमन सोल इनवोकिंग द विजडम ऑफ द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स हु रोट दीज लाइन्स। इन लाइन्स को किसने कहा है? ठीक है, यानी कि विजडम ऑफ स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, ये लाइन आपको किसने कही है, यानी कि किसकी लाइन हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, जॉन कीट्स हो जाएंगे, एस टी कोलरिज, वॉल्टर स्कॉट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? जो आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो जो कि आपके क्या है, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को हम यहाँ पे समझते हुए चले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ सॉरी। तो ये आंसर आपका यहाँ पे विजडम ऑफ द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स हु रोट, इस लाइन को कौन लिखते हैं? जो कि आपके कौन लिखते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि क्या दिया गया है, उसी को ध्यान में रखते हैं यहाँ पे हम इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर डेब्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि जो रोमियो एंड जूलियट में
ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द जो आपकी मीनिंग है, ये इसका मीनिंग बताया गया यहाँ पे कि मेरी लाइफ क्या है, मेरी ज़िंदगी एक ऋण है। ठीक है, मतलब एक वो ऋण है। तो ये क्यों कही है ये लाइन क्यों कही गई है? तो द समवन वाज ट्राइंग सो टू किल हिम, क्या हो जाएगा? दैट ही हैड अ मैरी यहाँ पे समवन फ्रॉम वुज फादर ही हैड टेकन अ लोन, क्या उसके फादर जिससे मतलब वो मैरी कर रहा है, या उस मतलब ये तो हमें लाइन मतलब गलत ही आती है यहाँ पे, ऊपर वाली लाइन भी किल नहीं करता है वो। तो दैट ही लव्ड जूलियट, जो जूलियट मतलब कि यानी कि जो उसका लवर है ये रोमियो, और वो क्या है? एनिमी की, यानी कि अगर हम बात करें एक दुश्मन की फैमिली से है, जो कि कॉपल फैमिली से है। तो इसलिए यहाँ पे इस बात को कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे कौन कहता है? यहाँ पे रोमियो कहता है कि मेरी लाइफ क्या है? एक ऋण है, क्योंकि मैंने उस लड़की से, या उस मेरी जो बिलवर है उसके पिता मेरे क्या है? एनिमी है, यानी कि दुश्मन की बेटी है। ठीक है। हु वॉट अ गुडली आउटसाइड फ्लैश हुड हैथ सेड, यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम अच्छा दिखने की क्या करते हैं? यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे होते नहीं हैं। मतलब अच्छा दिखने की दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात कौन कहता है यहाँ पे? तो एंटोनियो इन ट्वेल्थ नाइट में नहीं, एंटोनियो ट्वेल्थ नाइट में इतना बड़ा रोल नहीं है। वो सिर्फ एक क्या होता है वहाँ पे? एक नाविक वगैरह होता है, जो कि क्या करता है, जो कि आपकी वोयला को वहाँ से क्या करता है? मतलब वहाँ तक भेजता है, निकालता है वहाँ पे। ठीक है, और एंटोनियो इन क्लियोपैट्रा नहीं, ये वहाँ पे भी नहीं होता है। तो किस में हो जाएगा? एंटोनियो इन मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जब वो बेसोनियो को समझाता है, बताता है। ठीक है, उस बात को बेसोनियो को कहता हुआ इस बात को यहाँ पे बोलता है। तो ये किस में हो गया? ये हो जाएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, चलिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि वो आई थिंक सीन थर्ड और एक्ट टू के आसपास बोलता है इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर हुज दोज हु दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि जो सर्व किया है, यानी कि भगवान, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ भी गॉड क्या करता है? देता है, यानी कि उसको उसका किया हुआ स्वीकार करता है। एंड ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है, तो ये मतलब बताया गया है कि किस चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो वर्ड्स यानी कि जो जो आपके जॉन मिल्टन है, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो लिखते हैं, तो वो किस चीज़ को वहाँ पे शो करते हैं? ये क्या बताते हैं यहाँ पे? तो वर्शिप गॉड, यानी कि उसकी पूजा को, गॉड की पूजा बताता है, या पेशेंसली एक्सेप्ट द डिस्क्री ऑफ, यानी कि पेशेंसली, जो कि वो क्या करता है? बहुत ही उसको पेशेंसली एक्सेप्ट करता है जो कुछ भी उसकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे शो किया जाता है, इस बात को कहते हुए, जो कि क्या करते हैं? जॉन मिल्टन इस बात को कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज़, ये एक अलग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इस पर भी मैंने मुझे फोकस किया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि जो वर्क करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप किस मतलब होते हैं जो, उनको आप क्या हो सकते हैं? वो क्या वो एक एरिस्टोटलिस होते हैं, या फ्लोटोसी, या फिर ब्रियोक्रेसी कहा जाता है, या फिर मोनार्की कहा जाता है? तो क्या हो जाएंगे वो? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हो जाएगा आपका जो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा इसका? अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो नौकरशाही हम उसको कह सकते हैं, नौकरशाही। ठीक है, तो ऑफिशियल्स ये गवर्नमेंट बाय, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नौकरशाही, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इस नाम से यहाँ पे पुकारा जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि इमोशंस रिकॉल्टेड इन ट्रांसक्युअलिटी द रिफाउंड, ठीक है, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। यानी कि कौन ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की इस बात को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे इस बात को कि जो इमोशंस यानी कि अगर यहाँ पे दिया गया है इमोशंस ट्रिलॉजी जो कि आपकी ट्रिंक्विलिटी यहाँ पे दिखाई गई है उसको रिजेक्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो वे कौन थे, विलियम हैजलिट थे, इजरा पाउंड, या फिर रोलैंड ब्राथ्स, या फिर एसटी, ठीक है, टीएस इलियट। तो कौन थे भाई, वो टीएस इलियट ही एक ऐसे बंदे हैं जो कि क्या किया था, जिन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, उनके इमोशंस रिफ्लेक्ट को करते हुए रिजेक्ट किया है, ठीक है। और इस चीज़ को भी ध्यान रखें, जो आपके टीएस इलियट है जो कि क्या है ऑब्जेक्टिव को रिलेटेड के लिए बहुत अधिक माने जाते हैं, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के वर्ड्स जो कि आपके मैकबेथ और हैमलेट पे भी कमेंट किया था, और हैमलेट को एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं बताया था कि जो रिलेट नहीं करता है हमें एक इमोशंस के साथ, वहाँ पे नहीं करता है, तो उसको एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटेड यानी कि फेलियर बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलते हैं, जो कि जो कि आपके टीएस इलियट बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, ऑथर है, तो इनको भी बहुत अच्छे से इनके बारे में हमें पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि इन ओन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट। यानी कि जो आपका जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है जो कि जॉन मिल्टन की है, अब वो स्पीक कहते हैं वन टैलेंट, यानी कि एक प्रतिज्ञा। तो एक प्रतिज्ञा वहाँ पे वो किस बात को, व्हाट इज, यानी कि ये क्या है, तो हिज पेशेंस बताता है उसका, हिज उसका फैथ, यानी कि उसके फैथ को बताता है यहाँ पे, हिज पोइटिक एबिलिटी को यहाँ पे दर्शाता है, या हिज यानी कि टेनेसिटी को यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे जो बताया जाता है, जो आपके मिल्टन है, वो यहाँ पे वन टैलेंट का यहाँ पे इस बात को कहते हैं कि उन ये चीज़ बताता है कि हिज पोइटिक एबिलिटी, यानी कि उनकी पोइटिक एबिलिटी को यहाँ पे दर्शाता है, ये उसको बताता है यहाँ पे, ठीक है। उनकी पोइटिक जो एबिलिटी है उसको यहाँ पे दर्शाता है वन टैलेंट इज स्पीक, ठीक है, ये इस नाम के अकॉर्डिंग। चलिए फिर अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हम आगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, यह एक फिर से कोट है यहाँ पे कि वर्चस इट सेल्फ टर्न वाइस बीइंग मिस अप्लाइड एंड वाइस समटाइम्स बाय एक्शन, ठीक है, डिस्निफाइड, वेयर डज इट अपेयर, ठीक है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये जो कोट आती है यहाँ पे, तो ये क्या मैकबेथ में आपको देखने को मिलती है, या फिर रोमियो एंड जूलियट में देखने को मिलती है, या हैमलेट में आपको देखने को मिलती है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कहाँ पर ये आपको कोट देखने को मिल जाती है, तो कहाँ पे मिलती है हमें ये, हाँ, ये मिल जाती है हमें कोट रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट में ये हमें एक लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कोट है आपका, तो ये हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए, देखिए आंसर आपके सामने यहाँ पे दे दिया गया है, अब ये आंसर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो रोमियो एंड जूलियट में ये कोट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और ध्यान दें कि ये 14 डेज़ की एक सीरीज़ है, और ये आपको 40 डेज़ की, सॉरी, ठीक है, 40 डेज़ की सीरीज़ है, और हर एक दिन आपको एक नए क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के ही आपके क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। हु कमेंटेड, ठीक है, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, यानी कि किसने अपने कमेंट्स में विलियम शेक्सपियर को ठीक है, परहैप्स इट वुड नॉट बी ईजी टू फाइंड एनी ऑथर, यानी कि कहा है कि आसानी से वो क्या कहते हैं, यानी कि बताते हैं कि कोई भी वो इस बात से वो हो जाते हैं कि एक्सेप्ट होमर, यानी कि होमर के अलावा, यानी कि उन्होंने आज तक ऐसा राइटर नहीं देखा है हु इन्वेटेड सो मच शेक्सपियर, हु सो मच एडवांस
द स्टडीज़, जो कि एक नवीन स्टडीज़ देखने को मिले, यानी कि उनको, यानी कि जो नवीनता वो लेके आए थे अपने वर्क में, अपने प्लेज में। होमर मतलब होमर के अलावा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो विलियम शेक्सपियर की तरह, यानी कि इस तरह के वर्क को एक नवीनता के साथ पेश करते थे। तो ये बात, ये कमेंट किसने किया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, अलेक्जेंडर पोप ने, या फिर बेन जॉनसन ने, या फिर यहाँ पे जॉन ड्राइडर ने। तो ये बात यहाँ पे कौन डिस्क्राइब करता है, कौन इस बात को कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ की, विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए। तो कौन कहते हैं? डॉक्टर जॉनसन, यानी कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस बात को यहाँ पे कहते हैं। ये उनका प्रीफेस था, जो कि वो उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, होमर से उनकी तुलना करते हुए इस बात को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज़ दैट इच शुड नो what the other wants at the moment. Where does this line appear? ये जो लाइन है आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो कोट है, ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? जो कि आपको पता है, अगर इन वर्क के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है, यहाँ पे बात हो रही है जॉन गाल्सवर्दी, जो कि द रूफ, विंडोज़, द स्किन गेम एंड नन ऑफ दीज। तो इन तीनों में से आपको कहाँ पर ये कोट आपको देखने को मिल जाता है? अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे आपको देखें कि सबसे पहले जो आया था आपका यहाँ पे द स्किन गेम, यहाँ पे जो कि 1920 में आया था। एंड उसके बाद विंडोज़ की अगर हम बात करें, जो कि 1922 में आया था। एंड द रूफ का ये एक कोट है, और जो कि आया था कब? आपका 1929 में। ठीक है, द रूफ का ये एक को आपको एक लाइन आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझते हुए चलेंगे। इनके वर्क को भी ध्यान में रखें, और इनके जो सन है या यानी कि ईयर्स है वो भी हम ध्यान में रखते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर नॉट पास्ड ड्यूरिंग द विक्टोरिया एरा, यानी कि ऐसा कौन सा एक्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मतलब जो है, जो कि विक्टोरिया एरा में लागू नहीं हुआ था। नोट यहाँ पे दिया गया है कि जो विक्टोरिया एरा में यहाँ पे लागू नहीं हुआ था। तो कौन सा एक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है? द मैरिड वोमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, या फिर नेक्स्ट है आपका द वोमेन्स सरफेस, ठीक है, सफ्रेज एक्ट, या फिर अ सीरीज ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स, या फिर द कस्टडी एक्ट। तो कौन सा एक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, जो विक्टोरिया एरा है वो कब से कब तक का रहा था? 1837 से लेके 1901 तक रहा है। और ये जो एक्ट यहाँ पे जो इसमें शामिल नहीं होता है, ये कब का है? ये 20वीं सेंचुरी, ठीक है, 20वीं सेंचुरी में यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन विक्टोरिया एरा में ये लागू नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम समझते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ट्रेड नेचर एज अ, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या क्या मानकर चलते हैं? क्या वो एक लिविंग पर्सनालिटी के रूप में उसको देखते हैं, या लाइफलेस ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, नॉन लिविंग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं? नहीं, नॉन लिविंग पर्सनालिटी के रूप में वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि नेचर एक बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व है, जीती जागती व्यक्तित्व के रूप में वो देखना पसंद करते थे। किसको? नेचर को। ठीक है, और नेचर को उन्होंने एक टीचर भी बताया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो लिविंग पर्सनालिटी के रूप में यहाँ पे नेचर को वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। ये क्वेश्चन आई होप पहले से भी आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन अब थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियरिटी हो गई होगी, अच्छे से समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, जो यानी कि अगर हम बात करें इन 1601 का जो कलेक्शन रहा है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है, तो वो अगर हम बात करें तो प्रिंट बाय किसके द्वारा प्रिंट किया गया था? ठीक है, सिल्विया प्लाथ के द्वारा, या फिर थॉमस थ्रोफ है, या फिर जो कि आपके मिस्टर WH हैं, या फिर जॉर्ज पिले हैं। जो जॉर्ज पिले हैं वो क्या रहे हैं कि जो एक यूनिवर्सिटी विट रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि हमारे 7 यूनिवर्सिटी विट रहे हैं, तो उनमें से ही एक आपके जॉर्ज पिले भी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? थॉमस थ्रोफ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, जो इसका सही आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है,
चलिए फिर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि मैं 20 सीरीज़ की एक क्वेश्चन लेके, मतलब 20 क्वेश्चन में लेके आई थी आपके लिए। तो अब एक क्वेश्चन हमारा लास्ट बचा है, तो इसको भी हम देखते हुए चले। और ये अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आपको पसंद आए, क्या आप इनको पहले से आते थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, यानी कि लाइन कहाँ से ली गई है। द सोल दैट राइज विद अस ओवर लाइफ स्टार और हैड, ठीक है, एल्स वेयर इट्स सिटिंग, यानी कि सोल अगर हम बात करें कि हमारे साथ क्या होता है यहाँ पे, कि अगर बात करें सोल राइज होती है यानी कि जन्म होता है ओवर लाइफ हमारे, और ये हमारे लाइफ का एक सितारा है, ठीक है। और ये कहीं अलग मतलब जाकर क्या होता है, अस्त होता है। तो ये बात कौन से यानी कि कौन सी पोयम में कही गई है, पोइट्री में कही गई, जो कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। तो इमोर्टलिटी ओड में कही गई है, प्रील्यूड में कही गई है, या फ्रेंच रेवोल्यूशंस में कही गई है, या फिर यहाँ पे टिंटन एबी की ये लाइन है। तो किसकी हो जाएगी, या इमोर्टलिटी ओड की ये लाइन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ज़्यादा से मतलब आपको ध्यान रखना है कि हम सभी को कि इमोर्टलिटी ओड और जो कि आपका टिंटन एबी है, डैफोडिल्स हैं, ठीक है। और ये इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूर पढ़ना है। जो प्रीलूड था इनका, जो कि आपका 1850 में आया था, जो कि सबसे मतलब इनके बढ़ने के बाद ये हुआ था यहाँ पे, ठीक है। जो कि बाद में पब्लिश कराया था इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखते हुए चलना है यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ये आपको हर मतलब देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती रहूँ, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए फिर से एक अच्छे वे में एक और आपको इम्पोर्टेंट इसी तरीके से वो टफ क्वेश्चन जिनमें हम गलतियाँ करते हैं, जो हम सही तरीके से बार बार गलतियाँ करते रहते हैं, जब भी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक्स फॉर